नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे समुद्र के ऊपर पंबन ब्रिज से गुजरती हुई ट्रेन और भारत के एक प्रमुख तीर्थ स्थल रामेश्वरम और धनुषकोडी की हमारी यात्रा के कुछ दृश्य। सर्वप्रथम रामेश्वरम ट्रिप का प्लान बनाया हमारे छोटे भाई शुभम ने और फिर हम भी इसमें शामिल हो गए। इस ट्रिप में हमें रामेश्वरम के अलावा कन्याकुमारी, कोचीन, मुन्नार और अंत में गोवा जाना था। रिजर्वेशन हो जाने के बाद गोरखपुर से हमारी 2 चाची और 3 कजिन्स आ गए हमारे घर गाजियाबाद। ट्रेन का सफर लंबा था और थे भी हम लोग 7 जन, इसलिए नाश्ते और खाने की भरपूर तैयारी की गई। हजरत निजामुद्दीन से मदुरै जाने के लिए हम लोग ट्रेन में बैठ गए। यहाँ देख सकते हैं कि सबका मुंह लटका हुआ है। कारण यह है कि खाने नाश्ते वाली सारी चीजें हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बाहर कैब में ही छूट गईं। जैसे ही ट्रेन खुली इसका हमें आभास हुआ। अब हम लोग पूरी तरह से पेंट्री कार से सर्व किए जाने वाले खाने पर निर्भर थे। हमने वेटर से पूछा खाना कैसा मिलेगा। वेटर का जवाब था, इस ट्रेन में हम जो लंच डिनर आपको सर्व करेंगे वैसा आपको किसी भी ट्रेन में नहीं मिलेगा। मैं वेटर के कॉन्फिडेंस की दाद दे रहा था और जब वाकई लंच सर्व किया गया वह उम्दा क्वालिटी का था। खाना खाने के बाद लटके हुए चेहरों पर रौनक दिखाई देने लगी। अभी आज का डिनर और कल का लंच डिनर इसी ट्रेन में करना था। रात 2 बजे हम पहुंच गए मदुरै और भोर में हमने पकड़ी रामेश्वरम जाने वाली दूसरी ट्रेन। ट्रेन की छुक छुक ध्वनि भी सुक्कर लगती है। टेस्ट करना कैसी है? हम पहुंच रहे हैं पंबन ब्रिज के पास, जो समुद्र के ऊपर बना हुआ एक रेलवे पुल है। यह पुल भारत के मेनलैंड को रामेश्वरम आइलैंड से जोड़ता है। पंबन रेलवे ब्रिज 1914 में बनकर तैयार हुआ था। यह लगभग 2.25 किलोमीटर लंबा रेलवे ब्रिज है। इस ब्रिज के साथ एक हादसा भी जुड़ा हुआ है। सन 1964 में एक हाई टाइड के कारण पुल का एक हिस्सा टूट गया। उस पर से गुजर रही मेल ट्रेन समुद्र में गिर गई और तब 110 यात्री काल के मुंह में समा गए। इस ब्रिज को रिपेयर किया गया और फिर से ट्रैफिक शुरू हुआ। दिसंबर सन 2004 में जब सुनामी आई तो इस ब्रिज पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि YouTube पर एक ऐसा वीडियो मौजूद है जिसमें दिखाया गया है कि सुनामी में पंबन ब्रिज टूट गया था, लेकिन दरअसल यह एक फेक वीडियो है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 26 दिसंबर 2004 को उस वक्त हम पोर्ट ब्लेयर अंडमान में मौजूद थे। हमने लगभग 9 रिक्टर स्केल के भूकंप को झेला है और फिर उससे उपजी सुनामी का साक्षात अनुभव किया है। अब यहाँ से शुरू होता है पंबन ब्रिज के नीचे समुद्र। ये पुल स्टार्ट हो गया। वाह भाई वाह।
सन 1988 में इसी ब्रिज के समानांतर एक रोड ब्रिज बनाया गया। तब तक रामेश्वरम द्वीप भारत की मुख्य धरती से सिर्फ रेल मार्ग या फेरी बोट्स के माध्यम से जुड़ा हुआ था। इस ब्रिज के बीचों बीच एक हिस्सा ऐसा आता है जहां रेलवे लाइन को खोलकर ऊपर उठा दिया जाता है और इस खुले हिस्से से छोटे छोटे जहाज़ों को पास करा दिया जाता है। अब रामेश्वरम सिर्फ एक तीर्थस्थल के रूप में ही नहीं, महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मस्थल के रूप में भी जाना जाने लगा है। उनका पालन पोषण और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यहीं पर हुई। इस स्थान से एक प्रख्यात वैज्ञानिक बनना और राष्ट्रपति के पद पर पहुंचना बहुत बड़ी बात है। उनके सम्मान में ही रामेश्वरम में कलाम नेशनल मेमोरियल बनाया गया है, जहां उनके जीवन से जुड़ी तमाम बातों को दर्शाया गया है। पंबन रेलवे ब्रिज के ऊपर से गुजरना और ट्रेन में बैठकर नीचे समुद्र को निहारना ट्रिप को यादगार बना देता है। अब हम आ गए रामेश्वरम आइलैंड पर। वैसे तो जब चार धाम की बात होती है तो सबसे ज़्यादा चर्चा होती है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की। ये चारों धाम उत्तराखंड में स्थित हैं। ये सभी 3000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर हैं। खास बात यह है कि इन सभी की यात्रा एक ही ट्रिप में की जा सकती है। इन्हें छोटा धाम भी कहते हैं। मूल रूप से चार धाम उन तीर्थ स्थलों को कहते हैं जिसका वर्णन 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने किया था। इन्हें बड़ा धाम कहते हैं। ये धाम देश के 4 कोनों में स्थित हैं। पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वरम। रामेश्वरम पहुंचने के थोड़ी देर बाद हम लोग चल दिए समुद्र की ओर। समुद्र में खड़े होने, नहाने या डुबकी लगाने का अपना एक अलग ही आनंद है। मुझे करीब 40 साल पहले की एक बात याद आ रही है। तब मैं गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर देवरिया एक सज्जन के घर गया था। उनके घर के दरवाजे पर उनके किसी घर के बुजुर्ग का नेम प्लेट मैंने देखा। उस प्लेट पर उनके नाम के नीचे लिखा था, चारों धाम 3 बार। जो लोग 4 धाम की यात्रा पूरी कर लेते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है या उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है, ऐसी आम धारणा है। वैसे मुझे संत कबीर की बात तार्किक लगती है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए सारा संसार। काशी में मरे या मगहर में क्या फर्क पड़ता है। वहां से हम लोग पहुंच गए ऐसी जगह जहां की सेवा लिए बिना आगे की यात्रा संभव नहीं थी। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इस चैनल पर हमने हाल में 2 वीडियो अपलोड किए हैं।
एक है बूढ़े की थाली लाजवाब स्वाद वाली और दूसरा है डिनर के बाद मस्तानी खाइए। इन दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिन्हें आप क्लिक। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी कि मेरा एक कुकिंग चैनल है, घर का जायका विद सरोज। नए व्यंजनों के शौकीन लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियोस की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यहाँ पर बाल तेजी से उड़ रहे हैं और हवा का शोर सुनाई दे रहा है। यह स्थान है धनुषकोडी। धनुषकोडी रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और रामेश्वरम के निचले छोर पर स्थित है। रामेश्वरम से जैसे जैसे धनुषकोडी की ओर बढ़ते हैं, समुद्र से घिरी हुई जमीन पतली होती जाती है और फिर इस जमीन पर बनी सड़क यहाँ आकर खत्म हो जाती है और यहीं से गुलाई में मुड़ जाती है। यहाँ पर कैब या ऑटो से आ सकते हैं। सबसे सस्ता साधन है राज्य परिवहन की बस, जो रामेश्वरम से फ्रिक्वेंटली चलती है। इस स्थान के बारे में बताया जाता है कि भगवान श्री राम के धनुष के नाम पर इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। दरअसल पहले यहाँ भी एक छोटा सा शहर था, लेकिन सन 1964 में आए भयंकर तूफान की वजह से यह शहर नष्ट हो गया। तब से यहाँ पर बसावट बहुत ही कम है, इसलिए इसे घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। वैसे समुद्र से घिरी सड़क के दोनों तरफ कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ दिख जाती हैं, जिनमें कुछ लोग रहते हैं। अब हम लोग रोड से नीचे उतर आए बीच पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह रोड और बीच तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। लेफ्ट, राइट और नीचे साउथ में भी समुद्र है। धनुषकोडी में समुद्र का पानी बिल्कुल ही स्वच्छ और निर्मल है। हरे नीले समुद्र में उमड़ती हुई लहरों को देखकर असीम आनंद मिलता है। जब हवा आपके चेहरों को स्पर्श करती है और आपके कानों के द्वार पर गूंजन पैदा करती है, तो पूरा शरीर झंकृत होने के साथ स्फूर्तिवान बन जाता है। आप रामेश्वरम चाहे अपनी आस्था की वजह से आए हों या फिर विशुद्ध पर्यटन के नज़रिए से घूमने, रामेश्वरम आने के बाद धनुषकोडी अवश्य आएं। यहाँ समुद्र की मचलती लहरों के बीच शुद्ध हवा की सांस लेते हुए मनोरम प्राकृतिक दृश्य देखकर मुग्ध हो जाएंगे। रामेश्वरम ट्रिप की सुखद अनुभूति लेते हुए हम चल पड़े रात की ट्रेन से कन्याकुमारी की ओर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करने के साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी भी दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।